हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद रखिएगा, आज वो समय आ गया है जब आपको ये देखना पड़ रहा है कि हमारा ब्लूप्रिंट कैसा होगा। वो समय आ गया है जब हमें इंतजार है कि हमारे प्रश्न कैसे होंगे। जी हाँ, अब समय आ चुका है कि कुछ ही दिनों में आप अपने 10th 9th की तैयारियों में जुट जाएंगे। मुख्य तौर पर 10th के पेपर जो आने वाले हैं उसकी तैयारी में। 9th हमारा बेस बनाती है, 10th हमें आगे बढ़ाती है। मंजिलें हमें राह दिखाती हैं, मंजिलें हमारा हौसला बढ़ाती हैं। पकड़कर अपने मुसाफिर का हाथ, मंजिलें उसको खुद से मिलाती हैं। जी हाँ, जब आप रास्ते पर चल पड़े हैं, जब मंजिल आपको दिख रही है, बस रास्ता ही थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन ये मानिए कि मंजिल प्राप्त करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं स्टेप अप एकेडमी के साथ। और इसके साथ जब आप पढ़ने वाले और हम लोगों के साथ चलने वाले हैं तो कतई आपका रास्ता ना तो मुश्किल होगा, ना मंजिल दूर होगी। यहाँ वो सब बताया जाएगा जो आपके पाठ्यक्रम में आने वाला है, एकदम सरल भाषा में, जहाँ आपको कठिनता की जरूरत ही नहीं है। आप कठिन को सोचेंगे भी नहीं, कठिन की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। दिमाग को शांत रखिए, शांत दिमाग से पढ़िए, सोचिए कितना कोर्स हो चुका है, कितना बाकी है करने के लिए, बस कितना याद हो गया है, कितनी और तैयारी बाकी है, बस ये नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। जब क्यों, क्या और कैसे आ जाता है, वो नकारात्मकता की श्रेणी में चला जाता है और नेगेटिविटी हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। सकारात्मकता ही हमें उच्चता की तरफ ले जाती है, सकारात्मकता ही हमें उच्च पद पर बिठाती है, सकारात्मकता ही हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाती है और सकारात्मकता ही हमें लोगों के सामने डटकर खड़े होना सिखाती है। तो जब इतनी सारी सकारात्मकता, इतने सारे बातों को हमें पॉजिटिविटी की तरफ, हमारी सकारात्मकता हमें इतने सारे लोगों के साथ यूं घुला मिला देती है, हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ा देती है, तो क्यों सोचे हम कि हमें डर लग रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है। हम करेंगे अभ्यास, करेंगे मेहनत। तो देखते हैं कि आज क्या देखने वाले हैं हम। अपना ब्लूप्रिंट कौन से पार्ट बोर्ड ने हटाए हुए हैं, किन पार्टों को हमको पढ़ना है, कैसा हमारा सिलेबस होगा, क्या हमारा ब्लूप्रिंट होगा, कैसा अंकों का विभाजन होगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ, सारी विषय सूची अवलोकन के तौर पर हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कक्षा 9वीं के क्षितिज और कृतिका का। कक्षा 9वीं में क्षितिज और कृतिका दोनों का देखने वाले हैं, जिसमें हमारी मुख्य पुस्तक जो है और जो पूरक पुस्तक है, क्योंकि पूरक पुस्तक यदि आपके सिलेबस में शामिल है तो याद रखिएगा उससे भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है हमारा सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार गद्य खंड में देखिए जो पाठ आप पढ़ेंगे वो पाठ हैं 2 बैलों की कथा। ये क्षितिज का पाठ चल रहा है, अभी क्षितिज का क्रम चल रहा है। 2 बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई बड़ी ही अच्छी कहानी है। ल्हासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तीसरा पाठ आपके सिलेबस में बिल्कुल है, उपभोक्ता की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे जी ने वर्तमान समय में जहां हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं लेकिन हम खुद ही उनके उपभोक्ता बन चुके हैं, हम इतना उपभोग करने लगे हैं उनका। सांवले सपनों की याद, जावेद हुसैन जी ने अपने मित्र की याद में ये लिखा है, सालेम अली की जो इनको नाम दिया है सांवले सपनों की याद। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई जो कि बहुत अच्छे व्यंग्यकार माने जाते हैं, तो प्रेमचंद के फटे जूते पर उन्होंने व्यंग्य किया है। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। हमारे सामने भी बहुत कुछ अपने बचपन के दिनों का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। फिर है काव्य खंड में जो हम पढ़ने वाले हैं, साखियां एवं सबद कबीरदास जी के द्वारा लिखित है। वाक, ललद्धक, सबैये, रसखान, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित कविता। ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी। ये पाठ जो हम पढ़ रहे थे या जिनको हम पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, खुशखबरी, ये पाठ जो हटा दिए गए हैं। खुशखबरी क्यों? यदि हमें एक पेज भी कह दिया जाए ना ये नहीं पढ़ना है तो हम विद्यार्थी बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा इतना सा कम पढ़ना है। और यहाँ तो हमारे 3 के 3
ना 4 पार्ट, यस 4 पार्ट हटा दिए गए हैं। सीबीएसई का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छात्रों की तरफ से। 4 पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये संपूर्ण अध्याय हट चुका है। एक कुत्ता और एक मैना, ये संपूर्ण अध्याय हट चुका है। चंद्र गहना से लौटती बेर, ये भी हट गया है। और यमराज की दिशा, ये पार्ट भी हटा दिया गया है। तो बधाई हो आप लोगों को कि ये 4 पार्ट सीबीएसई ने फिलहाल इस साल के लिए आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। मैं फिलहाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे का नहीं पता, लेकिन अभी तो सिलेबस में ये पार्ट नहीं पढ़ाए जाने हैं। याद रखिएगा, जो पार्ट हटाए गए हैं उससे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मन में शंका मत रखिए कि ऐसा ना हो कि पूछ लें, नहीं। आपका जो प्रश्न पत्र तैयार होता है, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, मतलब लोकल हो या बोर्ड वाला हो, सारे के सारे प्रश्न पत्र यदि किसी एक शिक्षक के द्वारा बनाए भी जाते हैं तो वो कई शिक्षकों की नज़रों से होकर निकलते हैं। कई शिक्षकों से जांच कार्य में लेते हैं कि बच्चों के पास कहीं कुछ गलत ना पहुंचे। तो इस पर इत्मीनान रखिए कि जो आपको बोला गया है, सीबीएसई ने कहा है कि ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इनसे कोई भी प्रश्न आपको, कोई भी व्याकरण का भाग इससे आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हटाए हुए भाग, और वो हमने जो पहले बताए हैं ये वो हम पढ़ेंगे। अब ये देखिए, कृतिका जो हमारी पूरक पुस्तक है, इसके अंतर्गत जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो है इस जल प्रलय में। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा हुआ है, इस जल प्रलय में। ये भी उनकी आंखों देखी घटना का वर्णन है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, इन्होंने अपने संग की औरतें मतलब अपने पारिवारिक जो संबंध थे, परिवार की जो औरतें थी, उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी हुई है। रीढ़ की हड्डी बढ़िया पाठ है जिसको हम कृतिका में पढ़ेंगे। ये 3 पाठ हैं, और आने वाले 2 पाठ, आने वाले मतलब अगले जो 2 पाठ हैं वो आने वाले नहीं हैं, डरिएगा मत। आने वाले मतलब इसमें आने वाले, लेकिन आपके सिलेबस से ये दोनों पाठ हटा दिए गए। तो 4 वो और 2 ये, तो 6 अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। कौन सा है? पहला माटी वाली, दूसरा किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ये दोनों ही संपूर्ण अध्याय कृतिका से आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ कम हुआ है, मतलब जो है वो हम पढ़ लेंगे, कुछ तो हटाया गया। अब देखिए आगे हम देखने वाले हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन। भार विभाजन का तात्पर्य है मतलब हम पर जो भार है इतने अंकों का, कि हमें 80 अंक, हमारे 100 अंक, जो हमारे 80 अंक हो, तो ये किस तरीके से बटे हुए हैं, कैसे विभाजन के साथ आएगा। देखिए एक बात आपको बताऊं, ये बहुत अच्छे टाइम आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, ये क्या होता है कि अभी तो आप लोगों को सिलेबस भी दे दिया जाता है, ब्लूप्रिंट भी मिल जाता है, ये आएगा, ऐसे आएगा, इतने नंबर का आएगा। कभी तो किसी किसी को कुछ मिलता ही नहीं था कुछ समय पहले, और वो पढ़ते रहते थे कितना आएगा, कैसे आएगा, कितना ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये दिया गया है कितना बढ़िया दिया गया है कि इतने 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 नंबर का आएगा। हाँ बांट दिए, बोर्ड परीक्षाओं में शायद सुविधा रही हो, लेकिन अब तो लोकल में भी ये सुविधा हो गई है। हमारे लोकल जो बोर्ड के मतलब जो ये हमारे विद्यालयीन स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं उन पर भी आपको सिलेबस वितरण किया जाता है ना, वितरित होता है। तो यहाँ पर वार्षिक बोर्ड परीक्षा है, तो देखिए 9th का जो होता है और 10th का जो होता है, ये दोनों ही परीक्षाएं बोर्ड के आधार पर ही 9th की परीक्षा ली जाती है। बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न आते हैं या किस तरीके का भार विभाजन होता है, किस तरीके का अंक विभाजन होता है, तो विद्यालयीन स्तर पर भी हमारे शिक्षक क्या करते हैं, वैसे ही पैटर्न को उपयोग में लाते हैं जो 10th का हो। इससे फायदे हो जाते हैं, बच्चा 10th से पहले ही वाकिफ हो जाता है कि 10th में इस तरीके का अंक विभाजन होता है। शिक्षक भी निश्चिंत हो जाता है इस बात से कि मेरा बच्चा अभी से 9th से ही 10th की तैयारी के हिसाब से पढ़ रहा है। तो ये फायदे होते हैं दोनों के लिए, शिक्षक और विद्यार्थी के लिए। तो किस तरीके से खंड आ में, देखिए आपको ही पता है कि विभाजन होता है खंड आ, वा, सादा, ये विभाजन होते हैं, ये हर पेपर में होते हैं। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें ऑप्शनल आते हैं, MCQ होते हैं ये। तो विषय वस्तु में क्या होता है, देखिए आपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। गद्यांश पर और काव्यांश पर, गद्य और पद्य पर दोनों ही चिंतन वाले, मतलब ऐसे आएंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और ऐसा प्रश्न होगा कि आप कुछ तो थोड़ा बहुत विचार करेंगे, जो कि बनता है। जब तक आप सोच समझ कर नहीं लिखते हैं, आप सही उत्तर तक पहुंचना भी नहीं चाहिए। आपको उत्तर तक पहुंचने के लिए पता होना चाहिए ये क्यों है, कैसे है, अगर ऐसे है तो क्यों है, क्यों होगा।
जब क्यों, कैसे, कब, कहाँ पता होता है, उस विद्यार्थी का वो प्रश्न का उत्तर गलत नहीं हो सकता। तो ये किस तरीके से बटा हुआ है देखिए। अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का आपको होगा, 250 शब्दों का अपठित गद्यांश अच्छा बड़ा सा दिया जाएगा, जिसमें अंकों का जो विभाजन होगा, एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर 5 अंक का क्या पूछा जाएगा आपको, अपठित गद्यांश होंगे। लेकिन अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया है कि ये विकल्प के बिना होंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा या एक पंक्ति में देना होगा। जिस तरीके का भी प्रश्न आता है उसमें विकल्प नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें विकल्प नहीं होंगे। अपठित गद्यांश में 250 शब्दों का होगा, एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं होंगे। अपठित काव्यांश जो पद्य वाला जो भाग होगा वो भी 120 शब्दों का लगभग होगा, इतनी कविता आपको दी जाएगी और इसमें भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, किंतु इसमें क्या होगा, विकल्प दिए जाएंगे, मतलब ये आपके वस्तुनिष्ठ वाले होंगे और ये हो सकता है कि आपके 1 वर्ड वाले हो जाएं, इसमें विकल्प नहीं दिया जाएगा। प्रश्न पढ़िए, सोचिए और उसका उत्तर लिखिए। दोनों ही 5-5 नंबर के होते हैं। जिस तरह से ये खंड आ जो है ये 10 नंबर का हो जाता है, कुल भार क्या आता है यहाँ पर 10 नंबर का। 5 नंबर का अपठित गद्यांश जो उसमें विकल्प नहीं होंगे, 5 नंबर का अपठित काव्यांश जिसमें विकल्प होंगे, तो खंड आ 10 नंबर का हो जाता है। खंड आ में ही देखिए आगे क्या दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न किस तरीके के होंगे सुनिएगा। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, मतलब जो आपको अपठित गद्यांश पूछे गए हैं, जो आपको काव्यांश में से लिया गया है, उसमें भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। एक से क्या एक एक नंबर के कितने होंगे, 16 होंगे। ये कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब ये आपको ऑप्शन होगा, लिखा होगा ऊपर कि यहाँ पर आपको केवल कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो केवल आपको 20 में से 16 करने हैं। समझिएगा थोड़ा कि यहाँ पर दूसरा ये है कि जो आपको पठित गद्यांश और पठित काव्यांश दिए गए, तो गद्यांश तो आपको ऐसा सोच समझ कर लिखना है, कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होगा। काव्यांश के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, लेकिन जो व्याकरण वाला भाग उसी खंड में होगा, उसमें जो भाषिक प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे आपके, मतलब आपके व्याकरण से संबंधित दिए जाएंगे। इस पर 16 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, मतलब 20 दिए होंगे और 16 आपको करने होंगे। तो आपको खंडा समझ में आ रहा है, पूरा दिमाग के हमारी नजरों के आगे घूम रहा है। पठित गद्यांश 5 प्रश्न जो आपको लिखना है, पठित काव्यांश जो 5 प्रश्न जो आपको वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसके अलावा खंड आ में ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे, जो कि 20 होंगे और आपको कितने करने होंगे, 16 करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए व्याकरण में क्या क्या, जो 16 नंबर आपको व्याकरण में है वस्तुनिष्ठ में, वो किस तरीके से विभाजित हैं। देखिए आप लोग अभी थोड़े भ्रमित हो गए होंगे, कैसे वो 16 प्रश्न आएंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे उसमें। अरे तो बोल रही हूँ ना, डरना नहीं है, बार बार घबराना नहीं है। उपसर्ग होंगे आपके 2 अंक के, मतलब उपसर्ग आपसे कितने पूछे जाएंगे, 2। प्रत्यय भी होंगे 2। समास आपसे पूछे जाएंगे 4 समास, 2 प्रत्यय और 2 उपसर्ग। तो 4, 2 और 2 8 हो गए। अब देखिए और आपको यहाँ पर आसानी बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिला के 5 प्रश्न आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय कितने, 2-2 अंक के हैं, तो 2 इसमें लेकिन 5 आ जाएंगे। हो सकता है उपसर्ग 3 पूछ लें और प्रत्यय 2 पूछें, या प्रत्यय 3 पूछ लें उपसर्ग 2 पूछे, जो भी होगा दोनों मिलाकर कितने होंगे, 5 होंगे। पर करना कितना होगा, हमें 4 ही प्रश्न करने होंगे। चाहे तो आप 2 उपसर्ग कर दें, चाहे तो 2 प्रत्यय कर दें। फिर समास में भी ऐसे ही होगा, 5 आपको प्रश्न आएंगे लेकिन आपको 4 करने होंगे। हिंदी में ये बहुत आसानी होती है कि आपको ये सुविधा दी जाती है कि आपको चयन कर लीजिए कि आपको 5 में से 4 कौन से प्रश्न करने हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय आपको 5 पूछे जाएंगे, लेकिन अंक 2-2 ही होंगे दोनों पर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये है कि आप उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही करें, वो करना ही पड़ेगा आपको। तो उस तरीके से अंकों का विभाजन भी हो जाएगा। तो ये हो गए पूरे 8 अंक, ये 8 यहाँ पर पूर्ण हुए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है,
पढ़ते हैं ना हम, निषेध, सरल वाक्य, निषेध, प्रश्नवाचक, ये अर्थ की दृष्टि से जो होते हैं वो वाक्य भेद होंगे। ये 4 अंक के होंगे, मतलब 5 प्रश्न होंगे वाक्य भेद को लेकर, अर्थ वाले 5 दिए होंगे, कोई 4 आपको सॉल्व करने होंगे, और जो कि कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे। फिर 4 नंबर के आ जाते हैं अलंकार। अब अलंकार भी अब कौन कौन से अलंकार होंगे? शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास और यमक आएगा, अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा और रूपक आएगा। तो आपको क्या पढ़ना है? अनुप्रास और यमक, उपमा और रूपक, इनसे संबंधित 5 प्रश्न बनेंगे, जिनमें से करना आपको केवल 4 हैं, जो कि 4 अंकों का होगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए ध्यान से, उपसर्ग प्रत्यय दोनों 2-2 अंकों के होंगे, लेकिन 5 प्रश्न आएंगे, 4 करना होगा। समास में भी 5 प्रश्न आएंगे, 4 करना होगा। 8 नंबर के होंगे, 4 उपसर्ग प्रत्यय के और 4 समास के। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 4 नंबर के आएंगे, 5 प्रश्न दिए होंगे, कोई 4 करने होंगे। और ऐसे ही अलंकार भी 4 अंक आएगा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार से मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। तो यहाँ पर 8 + 4 + 4 = 16। तो यहाँ पर ये आपके 16 हो गए, जो व्याकरण वाले भाग के खंडा में पूछने थे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप नहीं डरे होंगे कि खंड का आ में ही ये व्याकरण का क्या 16 नंबर है। तो ये व्याकरण इस तरीके से है। अब आ जाता है जो आपका गद्य खंड, वो तो अपठित हो गया था, अपठित में इतना सब कुछ पूछ लिया, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ थे वो आपके पूछे हुए ही होंगे आपने। तो यहाँ पर गद्य खंड क्षितिज पाठ से है, ये क्षितिज पुस्तिका से, पाठ से नहीं, सॉरी, पुस्तिका से है। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति के आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब सुनिएगा कैसे। जो क्षितिज में पाठ हैं, उन पाठ पर आधारित विषय वस्तु होगी, मतलब वो दिया जाएगा, उस पर आधारित जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उन पाठों पर आधारित। वो आपके ज्ञान, बोध और अभिव्यक्ति आदि पर आधारित होंगे। आप सोच समझकर, अपना दिमाग लगाकर वो प्रश्न यदि घुमा भी दिया है आपसे, यदि 2 बैलों की कथा है, यदि 2 बैलों की कथा में से बीच में से भी कुछ पूछ लिया कि कहाँ बंद किए गए थे दोनों बैल, कांजी हाउस में, तो ये कहाँ है? पाठ के मध्य का है। तो आपके ज्ञान, बोध और आप जो उसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अभिव्यक्ति पर 1-1 अंक के 5 प्रश्न होंगे, और 5 कैसे होंगे? बहुविकल्पी होंगे, 5 नंबर के। फिर इसके बाद है क्षितिज से निर्धारित जो गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुकर कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें उच्च चिंतन, मैंने कहा ना, पाठ के मध्य से पूछ लेना, शब्द उस प्रश्न को घुमा के पूछ लेना, पाठ के मध्य से कुछ ऐसा व्याकरण वाला भाग उठा लेंगे, कहीं कोई कवि, लेखक, मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको ज़्यादा चिंतन करना पड़ जाए। इसमें लिखा है उच्च चिंतन, मतलब जहाँ सोचना ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए ये प्रश्न क्या होते हैं, इस तरीके के प्रश्न ना, यही हमारा कंपटीशन का लेवल तय करते हैं। जो प्रश्न पत्र होता है, ये 3 भागों में इस तरीके से भी सोचकर बांटकर बनाया जाता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे 25 से 30% तक जो हमारे सभी विद्यार्थी कर पाए। फिर यहाँ पर 75 या 80% तक ऐसे होते हैं जो हमारे मीडियम तक के विद्यार्थी भी कर ले जाते हैं। वहाँ के 20% या 10 या 15% का ऐसा रेशो रखा जाता है जहाँ पर क्या होता है कि वही विद्यार्थी उसको कर पाते हैं पूर्ण तरीके से, जिन्होंने बहुत अच्छे से, गहनता से, बारीकी से पढ़ाई की होती है। वो 2 से 3 प्रश्न क्या होते हैं, उनका एक लेवल तय करते हैं, वही उनको रैंकर की श्रेणी में ले जाते हैं, वही उनको 0.5, 0.25 इस तरीके से कहीं उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंक बना देते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां उच्च चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो हमारे गद्य खंड वाला ये भाग था, क्षितिज वाला जो भाग था गद्य खंड का, ये 7 नंबर का टोटल है, जिसमें 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे पाठों से संबंधित, और पाठों से ही संबंधित उच्च चिंतन वाले थोड़े से कठिन 2 प्रश्न होंगे। अगला देखिए, ये काव्यखंड है। क्षितिज से ही काव्यखंड यहाँ पर है। काव्यखंड भी हमारा 7 नंबर का है। तो ये देखिए यहाँ पर काव्यखंड में क्षितिज पर निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंक के
5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे गद्य खंड में पूछे गए गद्य के पाठों से, वैसे काव्य खंड में भी आपको पाठों के अंदर से, पाठों में कहीं से भी ऐसे प्रश्न जो आपको अर्थ बोध, मतलब आप कुछ ध्यान उसमें दिमाग लगाएं, कुछ ज्ञान आपको उससे मिला हो, ऐसे प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 होंगे, जो कि 5 नंबर के, एक नंबर का एक प्रश्न, तो 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। फिर है क्षितिज से निर्धारित जो काव्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों के उच्च चिंतन हेतु भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने गद्य खंड में देखा। तो काव्य खंड में उनके उच्च क्षमताओं और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 7 नंबर का, मतलब टोटल यदि क्षितिज का पाठ देखा जाए तो 14 नंबर का आएगा। यहाँ पर 14 नंबर लिखा है, 7 गद्य खंड और 7 ही काव्य खंड। आगे देखिए खंड बा। अब हम खंड बा की तरफ पहुंचे, ये पूरा आ में चल रहा था। अब खंड बा में आए हैं वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न जो कि थोड़े का कुछ ज्यादा बड़े हो जाएंगे, हमें वर्णन करना है, 5 से 6 अंकों की श्रेणी में आ जाते हैं ये। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1, इनसे प्रश्न बनेंगे। गद्य खंड में पहले क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पाठ पर आधारित आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का लेवल देखने के लिए आपसे इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया गया है। अब यहाँ नीचे दिया है विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से। अब विकल्प सहित कैसे होंगे, विकल्प का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि विकल्प दिए जाएंगे कि 3 में से 4 दिए हैं तो 3 करना है, 5 दिए हैं तो 4 मतलब इस तरीके जब जहाँ विकल्प दिए जाते हैं, तो यहाँ विकल्प सहित का यही अर्थ है कि यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है। तो विकल्प में ये क्या होंगे, 4 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, 4 में से 3 प्रश्न करना है आपको, क्योंकि ये विकल्प सहित है। और हर प्रश्न कैसा होगा आपका, 2-2 नंबर के होंगे। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न जो होंगे तो कितने नंबर का हो जाएगा, हमारे ये गद्य खंड वर्णनात्मक प्रश्न में 6 नंबर के। समझ में आया कि 6 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, मतलब 6 नंबर का यहाँ पर गद्य खंड होगा, जिसमें प्रश्न जो होंगे थोड़ी वर्णनात्मक 2-2 नंबर के हिसाब से लिखे जाएंगे वर्णन करते हुए। अगला है खंड काव्य, मतलब काव्य खंड है ये। काव्य खंड भी वर्णनात्मक ही प्रश्न यहाँ पर है, खंड बा में ही ये जाएगा। ये हमारी क्षितिज, और देखिए पूरक पुस्तिका में तो काव्य खंड नहीं है, क्षितिज में है। तो क्षितिज पर आधारित कविताओं के आधार पर ही विद्यार्थियों के अर्थबोध से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हमने गद्य खंड में पूछे, ठीक वैसे ही 3 प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे, काव्य खंड में पूछे जाएंगे, जो कि विकल्प सहित होंगे। 25 से 30 शब्द की हमारे इतने का उत्तर होना चाहिए। हमारा उत्तर यदि 2 नंबर का, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर चाहिए, मतलब आपके जो उत्तर होगा उनकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, शब्द सीमा जो होगी वो होगी 25 से 30। 25 से 30 लगभग शब्द आपके प्रश्न के उत्तर में मिलने चाहिए। इसमें भी क्या होगा, आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न करने होंगे, क्योंकि ये कैसा है, विकल्प सहित है। और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा इसलिए ये कितने नंबर के होंगे, ये भी कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं। आगे देखिए खंड बा में ही क्षितिज क्या पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से ही, तो कृतिका से क्या लिया जाएगा, हमने क्षितिज का तो देख लिया। गद्य से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, पद्य से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, 4 आएंगे 3 करने पड़ेंगे, 4 आएंगे 3 करने पड़ेंगे, तो वो 12 नंबर का हो गया। लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं कि टोटल ये 20 नंबर का आता है खंड बा। तो पूरक पुस्तिका पर से क्या होगा, पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2 प्रश्न कैसे होंगे आप देखिएगा, ये भी विकल्प वाले होंगे। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे, और वो 2 प्रश्न कितने नंबर के होंगे, आपके 4-4 नंबर के होंगे। आप कितना आपको लिखना पड़ेगा, 50 से 60 शब्द सीमा वाले होंगे। वो 25 से 30 थे, क्योंकि वो 2-2 नंबर के थे, ये दुगने हो गए। ये 4-4 नंबर का, आपका 4 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न, ठीक है। और ये कितने होंगे आपके, ये भी आपको 3 प्रश्न आएंगे, 2 करने होंगे, उसमें
4 प्रश्न आ रहे थे और आपको कितने करने पड़ रहे थे? 3। यहाँ पर 3 आएंगे, 2 प्रश्न करेंगे, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो ये टोटल 8 नंबर के होंगे। तो कृतिका से आपको 4-4 नंबर के 2 प्रश्न करने होंगे। और ये कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। तो 16 नंबर के गद्य और पद्य में से और 8 नंबर का कृतिका में से। तो इस प्रकार खंड बा कितने में गया आपका? 20 नंबर का। 20 नंबर का ये, 14 नंबर का आपका क्या था? जो खंड आ था वो था वहां पर, है ना। 14 ये पद्य खंड, गद्य और पद्य खंड वाले थे। आगे देखते हैं लेखन। अब देखिए, जब हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के हम अपना कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कुछ रचनात्मक तो वहाँ पर रहता ही है। रचनात्मक के आधार पर अनुच्छेद हो सकता है, वहाँ पर कुछ संदेश वाला हो सकता है ना। तो इस तरीके के कुछ रचनात्मक जो लेखन के आधार पर होते हैं। तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर लगभग 120 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखते हैं, जो कि 6 नंबर का होता है। सुनिए अब मेरी भाषा में। देखिए ये क्या है, कई बार ना हमें शब्द बड़े कठिन लगते और हम डर जाते हैं। आपको सीधी सी भाषा में एक अनुच्छेद आएगा, उस अनुच्छेद जो होगा वो 6 नंबर का होगा। उस अनुच्छेद में जो भी आपको वो दिया जाएगा, वहां पर विषय दिया जाएगा, उस विषय पर आधारित आपको अपने विचार वहां रखना है। वो विचार कैसे होंगे? आपके व्यवहारिक जीवन से भी जुड़े होंगे। समसामयिक मतलब व्यवहारिक जीवन से कि आपने क्या समझा, क्या देखते हो, क्या, जैसे आपको बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। परिश्रम का फल आ गया, तो परिश्रम का फल आपने कहीं देखा, अनुभव किया, कोई कहानी आपने सुनी, परिश्रम से क्या क्या लाभ है, परिश्रम प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए या किस तरह का होता है, ये सारी बातें उस अनुच्छेद में आप लिखोगे। चूंकि आप 9th की विद्यार्थी हो, अनुच्छेद के विषय कुछ ऐसे होंगे जो आपके लेवल के होंगे, और ये बिल्कुल आसान सी बात है कि आप लिख पाएंगे। 120 शब्दों की शब्द सीमा यहाँ पर होगी, जहाँ पर आपको ये लिखना है। इसी में लेखन में ये तो खंड का हो गया, जिसमें आपने अनुच्छेद लिखा। अब खंड खा जो है, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों में किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। पत्र औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी एक आपसे पूछा जाएगा, दोनों ही आपके सिलेबस में होंगे, कोई एक आपसे पूछा जाएगा और उस पर क्या होगा? 5 नंबर का आपका एक ही प्रश्न होगा। 6 नंबर का अनुच्छेद, 5 नंबर का आपका प्रश्न। तो अभी एक 6, 5, 11 ही हुए। अभी लेखन चल रहा है आपका। हमने क्या देख लिया? अपठित देख लिया था, उसमें वस्तुनिष्ठ भी देखे, गद्य पद्य खंड देखे, और साथ में उस गद्य पद्य का और कृतिका का हमने वर्णनात्मक प्रश्न भी देखे। अब इसके बाद हम आ गए लेखन पर। तो लेखन में हमने अनुच्छेद 6 नंबर का, और औपचारिक अनौपचारिक में से कोई एक पत्र आएगा 5 नंबर का। लेखन में ही दिए, देखिए क्या है अब आगे आधार पर एक लघु कथा। यहाँ पर देखिए एक लघु कथा होगी। तो कोई भी दिया एक विषय आपको दिया जाएगा, कोई शीर्षक आपको दिया जाएगा, जिसके आधार पर रचनात्मक सोच के साथ, मतलब कुछ क्रिएटिव माइंड, एकदम क्रिएटिव, कुछ अच्छा सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ नए शब्दों का प्रयोग करो, कुछ नया लिखने के लिए सामने लाओ, कोई नई लघु कथा बनाओ। तो ये देखिए, जो चेकिंग करने वाले होते वो भी तो चाहते हैं ना कुछ हमें नया मिले, कुछ आकर्षक। आपकी लिखावट, आपके शब्द सामने वाले को मजबूर कर देते हैं आपको नंबर देने के लिए। याद रखना, आप यदि इतना अच्छा लिखते हैं कि आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इतना बढ़िया आपकी लिखावट, इतना शुद्ध आपने लिखा है कि वो मजबूर हो जाता है कि नंबर काटे अथवा नहीं। तो याद रखिएगा, आपके शब्द आकर्षित होने चाहिए, आपके शब्द को किया जो चयन है इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि सामने वाले पर इतना प्रभाव डाल दे कि वो मजबूर हो जाए उसको पढ़ने दे, नंबर देने के लिए। ये आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो लघु कथा लेखन होगा, और ये लघु कथा आपकी कितने शब्दों में जाएगी? 100 शब्दों में लिखी जाएगी। 5 नंबर की ये लघु कथा होगी। अथवा देखिएगा, ये ऑप्शनल, यहाँ पर आपका क्या आएगा? कुछ आपको चयन करने के लिए दिया जाएगा, ये विकल्प सहित होगा। या तो आप लघु कथा लिखिए, नहीं तो विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में आपको औपचारिक ईमेल भी आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आपको ईमेल लिखने के लिए आएगा, या आपको क्या लिखना पड़ेगा? लघु कथा।
अब औपचारिक ईमेल है, ये अनौपचारिक नहीं है। औपचारिक ईमेल आप समझते हैं जब आप किसी संस्था के लिए मेल लिखते हैं, किसी भी कारण से वो दिया जाएगा आपको, उसके निर्देश दिए जाएंगे, तो निर्देश या विविध विषयों पर आधारित जिस प्रकार का निर्देश होगा, जैसा विषय वहां पर दिया जाएगा, 100 शब्दों में या तो आप औपचारिक ईमेल लिख दो या 100 शब्दों में आप लघु कथा लिख दो। दोनों के अंक एक ही है, 5 नंबर, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। अगला ये गा खंड था, ये घा है। दी गई परिस्थिति के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन करना है। संवाद लेखन 2 लोगों के 3 लोगों के मध्य में करवा देते हैं। संवाद लेखन के जो आपके अंक निर्धारित होंगे वो 4 अंक होंगे। इसके में भी आपको विकल्प दिया है कि व्यवहारिक जीवन में संबंधित विषयों पर आधारित, विषयों जो व्यवहारिक जीवन में हम जिस विषय का प्रयोग करते हैं उन पर आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन। कोई ऐसा विषय आपको दिया जाएगा जिस पर आपको सूचना लेखन करना, कुछ सूचना आपको वो लिखनी है, कोई वहाँ पर सूचना आपको संदेश के जैसे कोई सूचना देनी है। व्यवहारिक कुछ विषय आपको निर्धारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, का में तो हमने लघु कथा या ईमेल में से कुछ करना है, और घा वाले में या तो आपको संवाद लेखन करना है 80 शब्दों का, नहीं तो 80 शब्दों का फिर आप सूचना लेखन करिए, और इनके अंक हैं 4। अब यहाँ पर देखिएगा 6 अंक का हमने लिखा था अनुच्छेद, 5 अंक हमने दिया था पत्र, और यहाँ पर 5 अंक का ईमेल या फिर कथा लेखन, और यहाँ पर 4 अंक का हो गया 80 शब्दों का या तो सूचना या फिर क्या लिखेंगे हम, संवाद लिखेंगे। तो ये यहाँ पर 20 नंबर हुए। ठीक है, अब 20 नंबर ये हमने किए थे, और 20 इस तरीके से हम टोटल जो करते चले आ रहे हैं, 20, 14 ये सब मिलाकर जो हमारा टोटल हो रहा है वो हो रहा है 80 नंबर का। तो यहाँ का जो आपका प्रश्न पत्र है वो कितने नंबर पर जाएगा, 80 नंबर का आपका फाइनल प्रश्न पत्र होगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जो देखा, वो देखा कि आपने गद्यखंड, पद्यखंड, कृतिका और क्षितिज और उसके वर्णनात्मक प्रश्न, फिर लेखन 4 खंडों में विभक्त हो गया, अनुच्छेद, पत्र, संवाद, लघु कथा, ये 4 भागों में, ऐसे कुल मिलाकर 80 अंक आपके होंगे। अब 20 अंक कहाँ जाएंगे, ये दिमाग में बनी रहती है बात कि 20 अंक यहाँ आएंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे आंतरिक मूल्यांकन, हमारा आंतरिक मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा, उस पर 5 अंक होंगे। सामयिक आकलन होता है, बहुविधि आकलन होता है, पोर्टफोलियो होता है, श्रवण एवं वाचन होता है। तो यहाँ पर ये 5 अंक होंगे जो आपके विद्यालयीन स्तर पर ही ये होंगे। ऐसी एमए एक्टिविटी जो हम कहते हैं ना, मल्टीपल असेसमेंट हो जाता है, ऐसी हमारा जो सब्जेक्ट से संबंधित हो जाता है, ये गतिविधि होती हैं। सब्जेक्ट से संबंधित कोई गतिविधि आपसे करवाई जाएगी रचनात्मक तौर पर, कोई मल्टीपल असेसमेंट में आपको कोई पेपर बना दिया जाएगा एमसीक्यू वाला, या फिर जिस तरीके से आपका विद्यालय चाहे। तो 5 अंकों का वो होता है। यहाँ पर पोर्टफोलियो जो होता है वो आपका क्लास वर्क, होमवर्क में भी इसमें चला जाता है कि आपने किस तरीके से अपना पूरा साल का पूरा कैसे मैनेजमेंट आपने उसमें उसको किया है। श्रवण और वाचन, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका कितना अच्छा आप सुनते हैं क्लास के अंदर, कितना अच्छा आप पार्टिसिपेट करते हैं अपने टीचर्स के साथ। तो ये आपका इस तरीके से 5 अंक बटे होंगे। ये आपके हाथ में है, ये 20 नंबर आपके हाथ में है। ये आपका व्यवहार निश्चित करता है, आपके 20 नंबर कैसा व्यवहार। ये नहीं कि हमें शिक्षक से अच्छा व्यवहार बनाना है, नहीं, आपने जो रचनात्मक क्रिएटिव आपके अंदर है, आपने पाठों को, आपने विषय को कितना अच्छा समझा, आप कितना अच्छा सुनते हैं, कितना अच्छा क्लास में उत्तर देते हैं कक्षाओं में, किस तरीके से आपने अपनी कॉपियों का मेंटेनेंस किया हुआ है, क्या मतलब ये आपका व्यवहार ही तो है। तो ये व्यवहारिक मूल्यांकन, जो जिसको आंतरिक मूल्यांकन नाम दिया गया है, ये हो जाते हैं 20 नंबर का। तो 80 नंबर का हमने लिखित प्रश्न पत्र किया, 20 नंबर हमारे इस तरीके के 5 अंकों में बटे, तो ये 100 नंबर का पेपर हमारा हो जाता है कक्षा 9वीं का हिंदी का। और ये सारा अंक विभाजन जो है, ये संपूर्ण अंक विभाजन हमारे बोर्ड के आधार पर ही आपको करवाया जाता है, जिससे कि आप उससे परिचित हो जाएं। तो बोर्ड या कक्षा 9वीं में जो हमें अपना बेस तैयार करना, जो नींव रखनी है, वो नींव हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में हमारी नींव भी बहुत अच्छी डलती है। जब नींव अच्छी होती है तो मकान बहुत मजबूत खड़ा होता है। आपकी इस मजबूती को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल ने, स्टेप अप एकेडमी ने भी
हम टीचर्स ने मिलकर एक ऐसी आपके लिए प्लानिंग तैयार की है, ऐसा प्लान बनाया है कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए जिससे आपका पूरा का पूरा कोर्स साथ साथ में आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे और वो कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, आप अपने परीक्षा के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो कुछ प्लानिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर की है जो आपको हम बताना चाहते कि किस तरीके से आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या तरीका होगा जिससे आप लोग बहुत अच्छा सीखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रत्येक पार्ट के 1 शॉट मिलेंगे, 1 शॉट वीडियो मिलेगा, प्रत्येक पार्ट का होगा। 1 शॉट वीडियो में आपको आसानी होगी, कुछ ही देर में आप पूरा का पूरा पार्ट एक बार में समझ लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको पूरा पाठ समझने में। कुछ इंपॉर्टेंट भी ऐसी बातें होंगी जो आपको उसके अंदर बताई जाएंगी। तो 1 शॉट वीडियो आप बिल्कुल देखना और उसको सुनना और पढ़ना ना भूलें। अगला जो आपका जैसे आप 1 शॉट पढ़ लेंगे, आपने पाठों को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, अब बारी आती है कि आपसे प्रश्न किए जाएं। तो थोड़े बहुत नहीं, 100 MCQ आपके पास प्रत्येक चैप्टर के होंगे और जब 100 MCQ होंगे तो आप खुद सोचिए, क्या आप पाठ का कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसा भाग, कोई ऐसा कोना रह जाएगा जो आपसे अछूता रह गया हो? बिल्कुल नहीं। आप पूरे पाठ को कवर कर लेंगे इन 100 MCQ के जरिए। 1 शॉट में पढ़िए, MCQ में आप उत्तर दीजिए, यहाँ से आपकी तैयारी हो गई शुरू परीक्षा की। फिर आपको जब आप MCQ कर लेंगे तो पिछले सालों में जो पेपर हिंदी के बन के निकल चुके हैं, जो बच्चों ने दिए हैं, वो पेपर आपके सामने लाए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करवाया जाएगा, उनसे आपके प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होंगे वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जब आपने पेपर भी तैयारी कर ली तो फिर उन क्वेश्चन में से, उन पेपर से मिलकर कुछ ऐसे क्वेश्चन उभर कर आएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न उभर कर आएंगे जो बार बार आ जाते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको बनाने वाला छोड़ ही नहीं पाता। तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं ना, आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मोस्ट IMP, ऐसे प्रश्नों को निकाल कर आपको वो सॉल्व करवाए जाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आपको आमने सामने लाया जाएगा उन प्रश्नों के। इसके बाद क्या तैयारी है, तो जब इतना सब कुछ पढ़ लिया, आपने 1 शॉट पढ़ा, MCQ 100 कर लिए, फिर आपने पिछले साल के पेपर भी कर लिए सॉल्व, साथ ही साथ आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी ले लिया, फिर तो आप पर प्रश्नों की बौछार करना बनता है ना। एक के बाद सुपर क्विक, तुरंत प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर आएगा। क्या होगा इसका फायदा, आप सोचिएगा। यदि मैंने आपसे लगातार प्रश्न पूछ लिया, 1 2 3 4 5 6 10 तक, सोचिएगा ये, और 10 में से मान लो आपसे 8वां प्रश्न नहीं बना, तीसरा प्रश्न आप अटक कर बोले, आप समझ गए कि इन 2 प्रश्नों पर, मतलब इस कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहां पर आपको मेहनत करनी है। ये सुपर क्विक जो रिवीजन होगा ये आपको बता देगा कि कितनी और अभी थोड़ी सी तैयारी की आवश्यकता है। और उस तैयारी के लिए जब आप इतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सा जो रह जाता है, उसमें हम सभी फिर आएंगे आपके सामने और हमारी होंगी लाइव क्लास, लाइव सेशन, डाउट सॉल्विंग जो क्लास होगी, उसमें फिर हम आमने सामने पढ़ेंगे। जो थोड़ा भी बारीकी, थोड़ी सी भी जो हद बच गई है आपकी तैयारी में, वो हम आमने सामने करेंगे। हमारी लाइव सेशन के साथ आप अपने सारे डाउट क्लियर कर पाएंगे। जब हम आमने सामने मिलेंगे और हम साथ बैठकर ही बोलेंगे, सुनेंगे, वो क्लास का तो कुछ और ही आपको मजा आएगा। और साथ ही सारा का सारा जो शंकाएं हैं, सारी की सारी जो शंकाएं हैं, सबका निवारण हो जाएगा और इन सभी के साथ आप हो जाएंगे परीक्षा के लिए 100% रेडी। ये तैयारी आपको बताएगी कि अब आपको कहीं पर भी जाने की और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए, सुनिए और यहीं पर मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत के साथ हम सभी की मेहनत भी जुड़ी हुई है। आपको मेहनत करा के हम आपको ले जाना चाहते हैं उच्च श्रेणी की तरफ, और केवल 9th ही नहीं, 10, 12 बल्कि 6 से लेकर सब कुछ आपको उपलब्ध होने वाला है हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी में। इसके साथ ही यदि अतिरिक्त ज्ञान आप लेना चाहते हैं, कुछ कंपटीशन लेवल पर यदि आप जाना चाहते हैं, तो नीट, क्लैट, जेईई जैसे अन्य भी एग्जाम परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे शिक्षकों के माध्यम से सरल भाषा में, बहुत सरल कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब आपको क्लियर समझ में आ जाए, ऐसी तैयारी होती है हमारे चैनल में। तो इसके लिए आप विजिट करते रहिए, जुड़े रहिए। कैसे, यहाँ पर दिया गया है, एक वेबसाइट दी गई है जिसको आप डाउनलोड कीजिए। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा और फिर आप अपनी
परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।